सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी आज हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 अध्याय 2 वर्ण विचार पिछले दिन दिनांक 16 जुलाई को हमने वर्ण विचार पाठ के बारे में कुछ पढ़ा भी है और हम फिर से इसकी शुरुआत करते हैं, समझते हैं। वर्ण विचार को इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं और ये व्याकरण का एक पार्ट है। वर्ण के बारे में आप देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है भाषा का आधार ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर नीचे हम देख रहे हैं अलग रूप में यहाँ परिभाषा दी हुई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। मुझे आशा है कि आप सभी वर्ण की परिभाषा को ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। आइए हिंदी वर्णमाला से परिचय करते हैं। देखिए हिंदी की वर्णमाला। सबसे पहले आप देख रहे हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। यहाँ सबसे पहले जो वर्णमाला का अक्षर है वह है अ, फिर दूसरा है आ, तीसरा है ई और चौथा है ई। इनके उच्चारण में भिन्नता है। पहला जो लेटर है वो कम समय में बोला जाएगा और उसके साथ दूसरा जो है वो अधिक समय में बोला जाएगा। इसलिए पहले स्वर को हम ह्रस्व कहते हैं और दूसरे स्वर को हम दीर्घ कहते हैं। इस तरह से इनका ये जोड़ा है यहाँ। और ए, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, यहाँ तक ये स्वर की माला है। वर्णमाला में ये स्वर माने जाते हैं और अंग है वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं क्योंकि इनकी गिनती स्वरों में नहीं है। इसका ज्ञान हमने पिछली क्लास में आपको कराया है। और हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला की जो अगली लाइन है क, ख, ग, घ, न। यह क का परिवार है, क की फैमिली है। इसमें 5 वर्ण हैं। पहला वर्ण क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और पंचम वर्ण जो है वो है न। इनको अनुनासिक कहते हैं पंचम वर्ण को, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से यानी हवा नाक से और मुंह से निकलती है। अगला जो वर्ण है च, छ, ज, झ, न। फिर ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। स, स, श, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र, न और ढ। ये अलग से लिखे हुए हैं। आपने देखा यहाँ वर्णमाला में जो ध्यान रखने की बात है वो यह है कि प्रत्येक लाइन के प्रथम अक्षर को आपको क्रम से याद रखना होगा। जैसे प्रथम लाइन का प्रथम अक्षर है अ, फिर द्वितीय लाइन ऐ से स्टार्ट होती है, ए से, लेकिन इसमें साथ साथ लिखे दिए रहे हैं। और इसके आगे व्यंजनों की स्टार्टिंग है क, च, ट, त, प, य। फिर स वाली लाइन। इस तरह से इनके क्रम को आप याद रखें और इनके उच्चारण पर भी ध्यान दें। कई बच्चे इनका उच्चारण करते हैं आ नहीं है, ध्यान रखें उच्चारण पर। अब इनका एक सीरियल है, निश्चित क्रम है। यदि हम इस क्रम को ध्यान न देते हुए बिना क्रम के लिखते हैं तो ये वर्णमाला हमारी गलत मानी जाती है। मैंने उस दिन आपको होमवर्क भी दिया था कि हिंदी वर्णमाला को सही रूप में लिखकर हमें भेजें, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है आपको पढ़ाना, सुनाना, सिखाना और आपका फ़र्ज़ है कि कोई कार्य नहीं करना, नहीं सीखना। पता नहीं क्या कारण है, आप इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं। वर्णमाला को लिखने के लिए मैंने
कहा था। और पिछले दिनों में स्कूल में गृह कार्य जांच के लिए बच्चे आए थे और उन सब अधिकतर पेरेंट्स की शिकायत मिली है कि बच्चे जो है पढ़ाई के समय मोबाइल अपने हाथ में रखते हैं बट खेल खेलते हैं। उसमें अनेक तरह के, मैंने एक फ़ोन भी देखा था एक बच्चे का, उसमें 3-4 तरह के जो है खेल जो है डाउनलोड किए हुए हैं। तो यदि आप खेल खेलना चाहते हैं तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है भाई। एक चीज़ आपको थोड़ी उस समय छोड़नी पड़ेगी, या तो आप उस समय पढ़ाई करें या फिर खेल खेलें। और यदि आपको खेल खेलना है तो इसकी सूचना हमें दें कि सर मैं इस साल खेल खेलूँगा, मैं हिंदी की कोई क्लास या अन्य कोई क्लास नहीं ले पाऊँगा। आप बड़े बन चुके हैं, अब बड़े हो चुके हैं, थोड़ा ध्यान दें। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला की डेफिनेशन है, आप सभी याद रख सकते हैं इसको। वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब सीरियल, एक निश्चित क्रम है, समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे अगर कोई पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं तो वर्ण के बारे में आपको बताना होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। दूसरी बात आपसे पूछी वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, और आप देख रहे हैं वर्णमाला में सभी वर्णों को क्रमबद्ध रूप से यहाँ लिखा गया है। इसको याद करें, ध्यान रखें, समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखा हमने कि वर्णों के भेद, यहाँ वर्णों के प्रकार दिए गए हैं। हिंदी में वर्णों के प्रकार हैं 2, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। तो स्वर जो है उसको लिखना सीखें, आधा स व और रे, स्वर। इस तरह से व्यंजन में आधा व य ऊपर अनुस्वार फिर ज और न, व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है स्वर, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए यहाँ बिना लगा हुआ है, बिना, बिना पर अंडरलाइन कर सकते हैं आप, बिना। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं जो इस प्रकार हैं। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या होती है, आप बताएंगे हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 यानी 11 मानी जाती है। सबसे पहले आप स्वर किसे कहते हैं इस बारे में समझेंगे कि जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे आप देखते हैं आम जो होता है फल है, और उसको हम खरीद करके धो करके खा जाते हैं, रस को पी जाते हैं। और इनके अलावा जो सब्जियां हैं, जैसे हमने सब्जी के रूप में कोई चीज़ खरीदी तो उसको धोएंगे, काटेंगे, पीटेंगे, फिर उसमें मिर्च मसाले आदि लगाएंगे, फिर वो टेस्ट आता है। आम में स्वाभाविक टेस्ट है। मैंगो जो होता है उसमें अपने आप रस है, उसमें किसने चीनी डाली? आपने डाली चीनी कभी मैंगो को मीठा बनाने के लिए? नहीं डाली ना, क्योंकि वो स्वतः अपने आप बिना किसी की सहायता के वो खुद अपने आप मीठा है। तो स्वर वही है जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। आइए देखते हैं स्वर कौन कौन से। ए, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। अब इनकी काउंटिंग करते हैं, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 स्वर जो हमें पहले भी बताए हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। आपको याद रखनी है, परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। इस तरह से 10 पेज पर दिए हुए वर्णमाला के बारे में जो विचार है उसको हमने समझा है। अब आप ये समझ चुके हैं कि स्वर किसे कहते हैं और स्वरों की कितनी संख्या होती है। अब स्वरों के भेद पर हम ध्यान दे रहे हैं। स्वरों के भेद देखिए, स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, क्या बोलेंगे? ह्रस्व, ह्रस्व है में नीचे रह लगा हुआ है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। ह्रस्व, आधा सैर व।
शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध लिख सकेंगे। स्वर कौन से स्वर हैं? पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जो बालक समझ रहे हैं उन्हें याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बात को समझना है, रटना नहीं है। रटेंगे तो भूल जाएंगे, पहचान नहीं बना पाएंगे आप। तो ह्रस्व स्वर कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, बोलने में सबसे कम समय लगता है, यानी बहुत शॉर्ट टाइम में जो बोल लिए जाते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, कुल स्वर 11 हैं और उनमें से ह्रस्वों की संख्या 4 मानी गई है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ तथा री। यानी आप देख रहे हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि ह्रस्व वे हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। तो ये 4 जो वर्ण हैं, अ, फिर एक को छोड़कर ई, फिर एक को छोड़कर उ, फिर एक को छोड़कर री, यानी वर्णमाला में ये 4 स्वर ह्रस्व माने गए हैं, क्योंकि इनमें बोलते समय कम से कम समय लगता है। और जिस स्वर में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व माने कम। ख वाला भाग यहाँ दे रखा है, ये स्वर का दूसरा भेद है, जिसको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। दीर्घ, दीर्घ क्या है? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है। यानी जिन बच्चों को ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन याद हो जाती है, समझ जाते हैं, वे दीर्घ स्वर की डेफिनेशन को अपने आप तैयार कर लेते हैं। बस थोड़ा ही अंतर आप देख रहे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में, यानी कंपेयरिंग करेंगे तो ह्रस्व में जो समय लगता है उससे अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। एक बार और ध्यान से समझेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 माने गए हैं, क्योंकि 4 ह्रस्व हो गए तो 4 + 7 = 11 है। तो दीर्घ स्वर कितने हैं? 11। आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो प्रिय छात्रों, आपको ये पहचान रखनी है स्वरमाला में स्वरों के बारे में कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, सबकी पहचान। जैसे आपका एक परिवार है ना, आपके दादाजी का परिवार है, उसमें आपके पिताजी हैं, फिर मम्मियाँ हैं, है ना, मम्मी हैं, आंटी हैं, ताई हैं, फिर ताई के बच्चे हैं, आंटी के बच्चे हैं, इस तरीक़ा से पूरी फैमिली है। ऐसे ही हमारी वर्णमाला में वर्णों की फैमिली है। तो उसमें से सबसे पहले जो पहचान हमने करी है वो स्वरों की है। और स्वर कितने प्रकार के माने गए हैं? 3 प्रकार के। आइए देखते हैं तीसरे प्रकार को। तीसरा जो प्रकार है स्वरों का उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत, आधा पे, लय में ऊ की त, प्लुत प्लुत। मेरी आवाज़ को सुने और इस तरह से बोलने का अभ्यास करते रहें। प्लुत स्वर 20 स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ठीक है। तो ओम शब्द लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ओम, इस तरह से, मतलब 3 का ऐसा अंक आप देख रहे हैं बीच में। इसका मतलब है कि ओ को तिगुने समय में आप बोलिए ओम, इस तरह से बोला जाए। तो आप समझे ह्रस्व कौन है जिसमें सबसे कम, दीर्घ कौन है जिसमें ह्रस्व से अधिक, और प्लुत कौन है जिसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों से अधिक समय लगता है। तो ये ध्यान रखना, ह्रस्व जो है वो सबसे कमज़ोर है, यानी कम समय वाला है, ठीक है, और दीर्घ है वो उससे बलवान है, और प्लुत जो है वो सबसे ही बलवान है, पावरफुल है, उसमें अधिक समय लगता है। तो इस प्रकार प्रिय छात्रों, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की परिभाषा आपको थोड़ा भी समझेंगे, मेरी आवाज़ को सुनेंगे और पाठ को पढ़ेंगे तो निश्चित समझ जाएंगे। तो हमने सीखे हैं स्वरों के भेद। तीसरे नंबर पर स्वरों के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब परीक्षा में जब हम आपसे पूछेंगे तो कोई 1 लिखेगा, कोई 2 लिखेगा, कोई 3 लिखेगा, कोई 5, कोई 10, कोई 15। मन मर्जी से लिख तो चलो जाओ, वो लिखना ही जो है, लेकिन ध्यान सही होना चाहिए आपको। 3 होते हैं जी, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ओके, आगे हम बात करते हैं। हमारी स्वरमाला में 2 वर्ण बचे हुए हैं। जैसे औ के बाद 2 और आते हैं, अंग और अह।
अंग, अंगूर और अह काहली। देखिए उनके बारे में यहाँ नीचे दिया गया है। अयोग वाह, क्या पढ़ेंगे बेटा? अयोग वाह है स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले, यानी स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आने वाले वर्ण अयोग वाह कहलाते हैं। ये बीच के हैं, स्वरों के अंत में और व्यंजनों के फर्स्ट में आते हैं। ये तीन होते हैं, यहाँ तीन बताए गए हैं। देखो यहाँ तीन बताए हैं अयोग वाह है। देखिए फर्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार जिसको हम अंग कहते हैं, यानी आप हिंदी में शब्दों में ऊपर बिंदी देखते हैं ना, उस बिंदी का नाम हिंदी में अनुस्वार है। क्या कहते हैं जी? सही व्याकरण में उसका नाम अनुस्वार, अनुस्वार। ठीक है, जैसे आप के घरों में, परिवारों में बच्चों का दो दो नाम होते हैं। मूल नाम होता है, फिर उसका एक दूसरा भी उपनाम होता है जिसे चैक कहते हैं, जिससे आप चिढ़ जाते हैं, है ना? होते हैं ना? जैसे पवन नाम है तो उसको क्या कह देते हैं सब? पंगा। किसी का नाम कुछ है और उसका शॉर्ट नाम लोग बता देते हैं और वही प्रचलित सा हो जाता है। तो इस तरह से हम बिंदी 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 कहते हैं और इसके मूल नाम को भूल जाते हैं। क्या नाम है जी इसका व्याकरण में सही नाम? पंचांग में जो निकलवाया था पंडित जी ने, क्या नाम है? अनुस्वार। क्या नाम है? आप याद रखेंगे। और दूसरा जो है अयोग वाह, उसका नाम है अनुनासिक। अनुनासिक, अनु का मतलब पीछे होता है, नासिक मतलब नाक, यानी इसमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है, यानी नाक से हवा निकलती है बोलते समय। और तीसरा जो आप देख रहे हैं विसर्ग। विसर्ग नाम है जो अह के साथ दो बिंदी बनती है ना, इन दो बिंदियों का उच्चारण है की तरह होता है हल होता है ना, है हर हिरण वाला है, उसकी तरह इसका उच्चारण करते हैं। तो हमको सही कैसे बोलेंगे? देखिए अंग अनुनासिक में मुंह और नाक से साथ में आवाज आएगी, जैसे चांद। और अह जो है जैसे प्रातः, तो ये है की ध्वनि इसमें सुनाई देती है। आइए हम अनुस्वार के बारे में ध्यान करते हैं। अनुस्वार अंग, इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का नाक से होता है और इसका चिन्ह एक डॉट की तरह, बिंदी की तरह होता है। यह व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, व्यंजन के ऊपर बिंदी के रूप में लगता है। जैसे आप लिखते हैं शंख, तो स के ऊपर बिंदी लगी हुई है ना, स की जो खड़ी लाइन है उसके ऊपर शंख, पंखा, झंडा। तो ये जो बिंदी है इसको हम व्याकरण में अनुस्वार कहते हैं और इसका उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है? नाक से। अब आप इसको सख नहीं पढ़ सकते, पखा नहीं पढ़ सकते, झड़ा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इनमें ऊपर मात्रा लगी हुई है और वह है अनुस्वार की। ध्यान रखना इस बात को। और ये चित्र आपको दिए हैं, सुंदर सुंदर चित्र हैं, जैसे झंडा। और ये जो चित्र देखते हैं आप मंदिरों में, घर के पूजाओं के जगह पर ये शंख होता है। अब देखते हैं दूसरा जो है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जो ऊपर चंद्र प्लस बिंदी होती है, आधा चांद होता है उसके ऊपर बिंदी होती है, इसलिए इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से एक साथ होता है, मतलब इसमें डबल, नाक से भी हवा आएगी बोलते समय और मुंह से भी आएगी। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह है, यह भी व्यंजन के ऊपर लगता है, ये दोनों व्यंजन के ऊपर लगते हैं, जैसे आँख, चांद, पाँव, है ना। तो इनको बोलते समय मुंह और नाक दोनों से आवाज आती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। एक बार बोलेंगे आ, तो मुंह से भी आवाज आ रही है और नाक से भी आ रही है, तो नाक मुंह से जब यूज होता है तो इसको हम अनुनासिक कहते हैं। और आप देख रहे हैं अयोग वाय का तीसरा भेद, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग क्या है? इसका उच्चारण आधे है के समान होता है, आधे है के समान होता है। इसका चिन्ह दो बिंदी हैं ऊपर नीचे। यह व्यंजन के बाद में या बीच में लगता है, जैसे दुख, दुख, प्रातः, अतः, सनह आदि। ये विसर्ग के उदाहरण हैं। हिंदी में ये शब्द विसर्ग के साथ लिखे जाते हैं या इन शब्दों के साथ विसर्ग लिखा जाता है। तो प्रिय बालकों, आप समझ रहे होंगे कि इन चीज़ों को क्यों जाने, क्यों सीखें। अरे भाई, आपको शुद्ध हिंदी पढ़नी है, अच्छी तरह लिखनी है, अच्छी तरह बोलनी है,
तो इन तीनों चीज़ों के लिए इस व्याकरण का ज्ञान और इन सब की समझ आपको जरूरी है। आइए अंतिम जो पंक्ति है इस पेज की वो लिखी हुई है, इन तीनों में से अंग और अह वर्णों को स्वर समूह में शामिल कर लिया गया है। काफ़ी जगह इनको स्वरों में शामिल मान लिया जाता है। ठीक है, वैसे ये स्वरों के अंत में होते हैं और व्यंजनों से पहले होते हैं, आपको पता है ना। देखिए आप उंगलियों पर काउंटिंग करें मेरे साथ, अ आ ई उ ऊ री, 7 हो गए। फिर इसके साथ ए आई ओ औ, यहाँ तक स्वर हो गए हैं। और अंग और अह ये अयोगवाह माने गए हैं, हालांकि इनको भी स्वरों में काउंटिंग किया जाता है, परंतु मैंने आपको बता दिया है कि स्वरों की शुद्ध संख्या 11 मानी जाती है। यहाँ तक आप समझे। अब देखते हैं स्वरों की मात्राएं। ये स्वर जो होते हैं ना, इनकी मात्राएं होती हैं। मात्रा क्यों होती हैं? क्योंकि यदि हम मात्रा की जगह स्वर लिखेंगे तो बहुत लिखने में समय लगता है, स्याही बर्बाद होती है, प्लस पन्ना भी खर्च होता है। तो उन स्वरों के स्थान पर मात्रा क्या है, चिन्ह है, वो लगा दिए जाते हैं। देखिए क्या है, जब स्वर व्यंजनों से मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, यानी इनको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, यानी स्वर को और व्यंजन को मिक्स जब हम करेंगे तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे क प्लस आ प्लस म प्लस अ, ये वर्ण विच्छेद की तरफ आप ध्यान देख रहे हैं। देखिए शुद्ध व्यंजन क शुद्ध व्यंजन माना जाता है जिसमें हलंत होता है। क के साथ आ हमने जोड़ा, ये स्वर है। आ स्वर है ना, आपने माना। क व्यंजन है और आ स्वर है। ठीक है, तो क में आ का और फिर मैं, तो इन दोनों को मिला करके हमने देखा काम बनता है। तो काम में क के बाद जो मात्रा बन गई वो किसकी मात्रा थी? आ की। आ के स्थान पर मात्रा लगी, क्योंकि व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ते हैं, उस स्वर के स्थान पर उसकी मात्रा लगाई जाती है। ये ध्यान रखना। मतलब यह है कि स्वर व्यंजनों से मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, और उस बदले हुए रूप को ही हम मात्रा। देखिए स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। इससे पहले मात्रा की परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा है? स्वरों को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वरों को लिखने के लिए बनाए गए चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों को लिखने के लिए बनाए गए चिन्हों को मात्रा कहते हैं। मतलब इट मीन्स मात्रा एक चिन्ह है। मात्रा क्या है? चिन्ह है। ठीक है, स्वरों की मात्रा इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं स्वर लिखे हुए हैं, फिर उसकी मात्रा लिखी हुई है, फिर मात्रा लगाकर व्यंजन बनाए हुए हैं, फिर मात्रा लगा करके शब्द बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले स्वर देख रहे हैं अ। ए में कोई मात्रा नहीं, लेकिन मात्रा लगाकर व्यंजन बनता है क प्लस अ। क। जिस व्यंजन में हलंत नहीं होता, हलंत मतलब नीचे आड़ी लाइन जो लगती है वो नहीं है, तो इसका मतलब उसमें स्वर मिला हुआ है। तो क आप देख रहे हैं, तो क में ए का मेल है, और इससे बनने वाला शब्द है कल। आ की अपनी मात्रा होती है खड़ी लाइन, जिसे हम हिंदी में पाई कहते हैं, खड़ी लाइन। अब क शुद्ध क प्लस आ बराबर का में आ की मात्रा लगाने से कान। ई की मात्रा जो लगती है अक्षर के आगे से लगती है, यानी बाईं ओर से लगने वाली मात्रा ई होती है। जैसे हमने क वर्ण में ई की मात्रा लगाई तो कि नारा। ई, अब देखिए अगली मात्रा चौथी ई की मात्रा राइट साइड से लगाई जाती है, और यहाँ मेल हो रहा है क प्लस ई की से कीमत। अब उ की मात्रा जो होती है वो वर्ण में, व्यंजन में जो है बाईं ओर जो है खींची जाती है ना। तो देखिए क प्लस उ कु, तो उ की मात्रा क की जो खड़ी लाइन है ना बीच में, उससे टच होकर के बाईं तरफ मोड़ दी जाती है, उसे हम उ की मात्रा कु से कुमार। उ की मात्रा खड़ी लाइन से दाईं ओर खींची जाती है। दाईं ओर जो खींची जाती है, दाईं ओर से जो लगने वाला मात्रा है वो दीर्घ मात्राएं कहलाती हैं। ध्यान रखना, दीर्घ स्वरों की मात्राएं वो। तो क प्लस उ बराबर कु से हो गया कूकना। और री, अब री की मात्रा किस तरह से आप देख रहे हैं नीचे, वो नीचे की तरफ और
राइट हैंड पर मुड़ जाती है, आप देख रहे हैं। और कै प्लस री बराबर क्री, और क्री से शब्द बनता है कृषि। इसका उच्चारण री की तरह करते हैं हम, क्री, क्रय नहीं, क्री, इस तरह से। और फिर आप देख रहे हैं ए की एक मात्रा होती है, लेकिन लिखित रूप में हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ए की एक मात्रा है, जिससे कै के साथ ए का मेल करने से के, और के से बना केस। अब दूसरा जो है स्वर आप देख रहे हैं ऐ, ऐ में दो मात्रा होती हैं, कै के साथ ऐ की दो मात्रा लगाने से कै। अब कैसे बनेगा कैसा। ओ की मात्रा खड़ी लाइन प्लस एक ऊपर मात्रा लगती है ओ की, तो कै के साथ ओ का मेल करते हैं तो को फोर कोयल, को से कोयल शब्द बना। अब अंतिम स्वर है हमारा औ, औ की मात्रा से कै के साथ औ का जोड़ हम करते हैं तो काओ, और कौ से बनता है कौन, ठीक है। इस तरह हमने देखा ये स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं हैं, और ये 11 स्वर दिए गए हैं। सबसे पहले स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इसकी मात्रा समस्त व्यंजनों में हम मानते हैं। जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, इसी तरह से हर व्यंजन में ए को महसूस किया जाएगा अगर हलंत नहीं होगा तो। जैसे आप सभी बच्चे जानकार हैं, हवा कैसे रंग की होती है, कैसे कितना बड़ा रूप होता है, आपने इसका कोई जवाब है आपके पास? नहीं सर, हमने आज तक हवा आँखों से नहीं देखी, लेकिन हवा को हम महसूस करते हैं। तो उसी तरह से व्यंजन में ए को महसूस किया जाता है। ए की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है, फिर इसके बाद ई की मात्रा होती है, ई की होती है, ऊ की, री की, ए की, ऐ की, ओ की और औ की ये मात्रा इसमें दी गई हैं। प्रिय छात्रों, अब हम देखते हैं नंबर 2 पर दिए हुए व्यंजन। स्वरों के बाद व्यंजन आते हैं, और व्यंजनों की शुरुआत देखिए क्या है, व्यंजन के बारे में समझ लेते हैं। जिन वर्णों को बोलने में ए स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में ए स्वर की सहायता ली जाती है, मतलब सहायता चाहिए इनको, बिना सहायता के नहीं होते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें नहाने के लिए सहायता चाहिए, उन्हें तैयार होने के लिए सहायता चाहिए, मम्मी उनको तैयार करती हैं, उनका बैग सजाती हैं, बोतल में पानी भरती हैं, फिर बस में चढ़ाती हैं, तो वो बिना सहायता के नहीं चलते ना। और बड़े हो जाएंगे तो वे अपने आप स्वर की तरह स्वतंत्र हो जाएंगे, अपना काम खुद कर लेंगे। जिन वर्णों को बोलने में ए स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। आइए व्यंजनों की शुरुआत देखते हैं। कै वर्ग, ये इनका वर्ग है, वर्ग, वर्ग मीन्स फैमिली, परिवार, समूह। कै वर्ग में आने हैं, देखिए कितने अक्षर हैं, क ख ग घ न, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। फिर इसके साथ च वर्ग आता है, च छ ज झ न, च छ ज झ न, ये भी 5 होते हैं। फिर आता है टे वर्ग, टे वाली लाइन, ट ठ ड ढ न, ये टे वर्ग हो गया। फिर तय वर्ग, तय तराजू की लाइन, त थ द ध न। इस तरह इनमें आपने देखे हैं 5-5 लेटर, 5-5 वर्ण इनमें आ रहे हैं। पै वर्ग देखते हैं आप, क्या देख रहे हैं? पै वर्ग में सबसे पहले वर्ण आता है प, फ, ब, भ, म। प, ए बोल रहा है ना अंत में, फ, अंत में ध्वनि पर ध्यान देंगे, व, भ, म। और अंतिम जो है वो कोई वर्ग नहीं है, अब तो उनका नाम तो अंत्यस्थ है। क्या है? अंतस्थ। अंतस्थ को देखो कैसे लिखा हुआ, ए के ऊपर बिंदी, तय के बाद विसर्ग, आदस्य अर्थ है अंतस्थ, अंतस्थ। ये होते हैं 4। कौन कौन से देख रहे हैं आप? य, र, ल, व, यानी अंतस्थ में मेरे नाम के लेटर से स्टार्ट होंगे। मेरा नाम क्या जानते हैं आप सभी? हमारा नाम योगेश, अर्थ योगेश में यह होता है, और य, र, ल, व ये अंतस्थ होते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। हम परीक्षा में आपसे पूछेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो आप बताएंगे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। इनके नाम लिखिए, य, र, ल और व। और इससे आगे ऊष्म, ऊष्म का मतलब होता है हीट, गर्म, जिनको बोलते समय मुँह से गर्म हवा निकलती है, यानी रगड़ होती है अंदर कहीं हमारे अंगों में, शरीर के में, तो वहाँ से ये ध्वनि निकलती हैं, तो इनको हम ऊष्म कहते हैं। स, देखिए इनका शुद्ध उच्चारण, स, तालव, तालु से टकरा कर हवा बाहर आती है। श, ये मूर्धा से टकरा कर आती है। फिर तीसरा स, यानी ये दांतों से हवा टकरा के बाहर आती है। तो इसलिए इन तीनों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। काफ़ी बच्चे नहीं जानते इनके नाम, आज हम इनके नाम समझेंगे। स,
ये तालवी स है, तालव्य कहते हैं, तालु से टकरा कर हवा बाहर आती है मुंह से। दूसरा है स, ये मूर्धन्य स है। और तीसरा जो स है ना सड़क वाला, इसको हम कहते हैं दंत है, क्योंकि इनको इसका उच्चारण करते समय मुंह से वायु जब निकलती है दांतों से टकरा कर निकलती है। और अंतिम जो वर्ण है वो है ह। ठीक है, ये हमारे इस तरह से 33 व्यंजन हो गए हैं। इनकी काउंटिंग आप कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग तक तो 5 गुणा 5 करेंगे, क्योंकि 1 लाइन में 5 लेटर हैं और ये 5 वर्ग हैं। वर्ग कितने? 5, क, ख, क, च, ट, त, प, 1 2 3 4 5, 5 × 5 बराबर 25। तो 25 तो वर्गों में अक्षर हैं। वर्गों में कितने अक्षर होते हैं? 25। और उसके अलावा फिर होते हैं अंतस्थ 4 और ऊष्म 4। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझेंगे, समय देंगे तो निश्चित आपकी समझ में आएंगे। आज इतना ही। और आप सब बच्चे हमें फिर से आज वर्ण की परिभाषा और वर्णमाला की परिभाषा और स्वर की परिभाषा और स्वरों के भेदों के नाम और उनकी परिभाषा लिखने का अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही।